तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया आए हुए हैं और उनकी मीटिंग्स होने वाली है हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ एंड खास तौर पे अजीत डोवाल जी के साथ, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। एंड रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि जो हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं वो पर्टिकुलर डिस्कस होंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे चाइना एससीओ समिट पे पार्टिसिपेट करने। एससीओ मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली अलायंस है और ऑर्गेनाइजेशन यू कुड से ऑफ 10 कंट्रीज जो बेसिकली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज आपस में डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो या इन जनरल कोई भी जियोपॉलिटिक्स का चैनल फॉलो करते हो तो वो आपको ये बताएंगे कि चाइना इज द नेक्स्ट बिग सुपर पावर। चाइना से रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? नॉट ओनली बिकॉज वो नेक्स्ट सुपर पावर है, बिकॉज दुनिया भर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो चाइना में डेवलप हो रही है, बट ऑल्सो बिकॉज वो हमारे नेबर्स हैं एंड ऐसे नेबर्स जिनके साथ हमारे रिलेशन हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं। तो आज देखेंगे कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप कहां स्टैंड करता है, क्या हमारे बीच में इश्यूज हैं, क्या डिस्प्यूट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारे बीच में है बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया का अगर आप नोटिस करोगे, हमारे जिन भी देशों के साथ बॉर्डर है, खासतौर पे चाइना, पाकिस्तान, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। सबसे पहले तो चाइना कंट्रोल करता है अक्साई चिन, जो बेसिकली इंडिया भी क्लेम करता है एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो तिब्बत और शिनजियांग को लिंक करता है आपस में। एंड जो 1962 की वॉर हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, वो प्राइमरीली इसी चीज के ऊपर। इसके अलावा हमारा डिस्प्यूट है ईस्टर्न बॉर्डर पे, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश। चाइना क्लेम करता है अराउंड 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टेरिटरी जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है एंड वो इसको कहता है कि ये तो है सदर्न तिब्बत। इंडिया तो ऑफकोर्स मानता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारी पूरी स्टेट ही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। इतना ही नहीं, जो हमारी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उसके अलोंग चाइना ने काफी विलेजेस, काफी सेटलमेंट्स बना लिए। इन्हीं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके काफी फ्लैश पॉइंट्स भी रहे इंडिया चाइना के बीच में, जैसे कि डोकलाम स्टैंड ऑफ जो कि 2017 में था, जो गलवान क्लैशेस हुए थे 2020 में। एंड चाइना ने काफी मिलिट्री बिल्डअप कर रखा है अलोंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने वहां पे बनाया हुआ है। चाइना ने लाइक एनी ग्रेट पावर अपने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर लिए। उसकी बॉर्डर होती है विद 14 कंट्रीज। सिर्फ दो देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक चालू है, एक है इंडिया और दूसरा है भूटान। एंड ऑफ कोर्स भूटान के साथ भी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया और भूटान बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। एंड जो इंडिया के नेबर है, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। उनकी चाइना के साथ भी काफी अच्छी रिलेशनशिप है या एटलीस्ट बढ़ते जा रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देख लिया कि किस तरह से चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प की, उनको फुल इंटेलिजेंस दी। इनफैक्ट 80% ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट तो चाइना से ही आता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है पाकिस्तान में, जो ग्वादार पोर्ट है वो भी उसको बिल्ड कर रहे हैं। बांग्लादेश के इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप होते थे जब तक शेख हसीना वहां पर थी, बिकॉज उनके और हमारी गवर्नमेंट के काफी क्लोज रिलेशनशिप थे। बट जब से कू हुआ और उसके बाद से मोहम्मद यूनुस आए हैं, जो कि बेसिकली उनको वहां पे टाइटल दिया गया है एज चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश, जो फर्स्ट मीटिंग थी उन्होंने की वो इंडिया के साथ नहीं की, वो सीधा चाइना गए। जनरली बांग्लादेश के साथ ये नॉर्म होता था कि जो भी इलेक्टेड लीडर रहेगा वो सबसे पहले अपनी विजिट इंडिया में ही करेगा, बट ये नॉर्म चेंज हो गया। सिर्फ चाइना गए भी नहीं, $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, लोन्स, ग्रांट्स, आप जो उनको वर्ड देना चाहते हो दे दो, उन्होंने वहां से वो भी सिक्योर किया। इसके साथ साथ एक और स्ट्रेटेजिक डील की उन्होंने कि 400 मिलियन का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा ऑफ द पोर्ट इन बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है। तो बेसिकली इट वुड बी फेयर टू से कि आज के डेट में बांग्लादेश चाइना के कैंप में है। फिर बात करते हैं भूटान की। भूटान तो बहुत ही शुरू से इंडिया का ही एलाय रहा है, बट ऐसी बात भी की जा रही है कि भूटान शायद अपने बॉर्डर डिस्प्यूट जो चाइना के साथ हैं उसको सक्सेसफुली रिजॉल्व कर ले। एंड चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि भूटान भी चाइनीज कैंप में ही आ जाए। श्रीलंका की बात करें तो हिस्टोरिकली श्रीलंका हमेशा क्लोजर था टू इंडिया देन टू चाइना, पर पिछले 15-20 ईयर्स में ये देखा गया कि चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट्स की हैं इनसाइड श्रीलंका। इनफैक्ट वहां के जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना ने ही फंड किए हैं। यहीं पे चाइना का क्रिटिसिज्म भी आता है क्योंकि श्रीलंका को उन्होंने इतने ज्यादा लोन दे दिए, इतनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी, श्रीलंका रीपे ही नहीं कर पाया उस लोन को। श्रीलंका भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। मालदीव्स की बात करें तो ये तो बहुत टाइम से न्यूज में रहा है। इनफैक्ट जो रीसेंट एंगेजमेंट है एंड जो उनके मोस्ट रीसेंट प्रेसिडेंट है, उनका तो काफी चाइना सेंट्रिक व्यू रहा है। मालदीव्स भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है एंड चाइना ने वहां पे काफी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड किए हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर एक ब्रिज की है, वहां पे हाउसिंग डेवलपमेंट की है, पर्टिकुलर एयरपोर्ट किया है, अर्बन इंफ्रा तक किया है। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल और इंडिया के तो कितने क्लोज कल्चरल टाइज रहे हैं कितने सालों से, बट नेपाल भी पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अगेन चाइना ने वहां जाके फंड किए हैं रोड,
रोड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट टॉक्स चल रही हैं कि जो रेल लिंक है बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल उसको एक्सटेंड कर लें। अब इसमें मेरा एक पर्टिकुलर ओपिनियन है, चाइना के पास जितनी डीप पॉकेट्स है हमारे पास है नहीं, तो हम किसी भी आसपास पड़ोसी वाले देश को वो पर्टिकुलर चीज ऑफर ही नहीं कर पाते जो चाइना कर लेता है, एंड चाइना उनको बना लेता है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट। अब भाई काफी लोग कहेंगे कि चाइना की टैक्टिक है, वो लोन शार्क है। ठीक है, यू कुड से दैट, पर जो भी देश लोन ले रहा है वो देख के ले रहा है ना लोन। अब आप भी जाके लोन लेते हो, नहीं चुका पाओगे तो बैंक तो आएगा ही ना वसूलने। फिर जब लोन नहीं चुका पाते लोग, तो वो जो पर्टिकुलर पोर्ट बनता है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चाइना का हो जाता है, पर कम से कम उस देश में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं। तो आप जब ये देखोगे हमारे आसपास जितने भी नेबर्स हैं, या तो वो खुल के एकदम प्रो चाइना है, जैसे कि मान लो पाकिस्तान हो गए, एंड काफी टू एन एक्सटेंट बांग्लादेश ऑल्सो। एंड ये भी बताना जरूरी है कि पाकिस्तान को छोड़कर हिस्टोरिकली ये सारे देश इंडिया के ज्यादा करीब थे। इनफैक्ट हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी ने भी ये बताया था कि जो एक्सेस बनता जा रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना का, ये काफी बड़ा रिस्क पोज करता है इंडिया को। अब ट्रेड की बात करते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का डेफिसिट है। इसका मतलब इंडिया चाइना से $100 बिलियन का ट्रेड ज्यादा करता है। इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से अबाउट $113 बिलियन का सामान, और वहीं इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को सिर्फ $14 बिलियन। एंड हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर 1920 की बात करो तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना था $48 बिलियन, जो 2021 में 44 बिलियन हो गया। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज, पर ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $73 बिलियन हो जाता है 21-22 में। फिर 22-23 में 83 बिलियन हो जाता है, 23-24 में 85 बिलियन हो जाता है, और आज के डेट में $100 बिलियन है। इंडिया चाइना को क्या एक्सपोर्ट करता है पहले वो देख लेते हैं। आयरन ओर, कॉटन, केमिकल्स और कुछ एग्रीकल्चरल गुड्स। और इंडिया इंपोर्ट क्या करता है? ऑलमोस्ट सब कुछ। इसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी हैं सच एज फर्टिलाइजर्स। इनफैक्ट बीच में तो एक इंसिडेंट हुआ था जब इंडिया ने, इनफैक्ट अभी चल रहा है वो, कि चाइना ने बंद कर दिया था भेजना सर्टेन स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया। उससे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होने लगी। हमारे पास जितनी भी चिप्स आती हैं जो अपने स्मार्टफोन्स में लगती हैं वो वहां से आती हैं। ईवी बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, टेलीकॉम गेयर, फार्मास्यूटिकल की बात करें तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो काफी हद तक डिपेंडेंट ही है चाइना पे। सोलर पैनल हमारे देश में जो मेजरली बनते हैं वहां से आते हैं। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रियल मशीनरी है जो चाइना से इंडिया आती है। चाइना का किस चीज पे हो सकता है हम पे डिपेंडेंस, ये भी पूछने वाली बात है, क्योंकि हम जो भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन ओर वगैरह, वो मुझे लगता है बाकी देशों से इजीली आ सकती है। इट इज जस्ट अ केस ऑफ के किस प्राइस पे आएगी। इंडिया के पास जो अपनी स्ट्रेंथ है वो है मार्केट, जो ऑलरेडी काफी हद तक खुला हुआ है टुवर्ड्स चाइनीज गुड्स। आप देख ही रहे हो जब $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। क्या हम इस पर्टिकुलर चीज को, मार्केट को, और एज अ बार्गेनिंग चिप, एज अ नेगोशिएशन टैक्टिक यूज कर सकते हैं चाइना से टू गेट व्हाट वी वांट? आगे जाके बात करेंगे कि हमें क्या चाहिए रहेगा चाइना से। ट्रेड में जो डिस्प्यूट है उसके बारे में भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया ने जो अपना कंज्यूमर मार्केट है वो तो काफी हद तक चाइना के लिए खोला हुआ है। इंडिया ने इनफैक्ट यूज करने की कोशिश की है अपने मार्केट को एज अ बार्गेनिंग चिप बाय बैनिंग द चाइनीज ऐप। बेसिकली वीचैट यहाँ पे बैंड है, टिकटॉक भी बैंड है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि हमारा मेजर अचीवमेंट क्या है, तो हमारा मेजर अचीवमेंट, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ये रहा है कि आईफोन इंडिया में बनने लगे हैं, पर उसके भी सारे पार्ट्स मेजरली चाइना से ही आते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ असेंबल हो। वैसे तो सब चंगा सी चल रहा था अपने देश में, पर बात अब काफी पलट जाती है जब यूएस टुवर्ड्स इंडिया हॉस्टाइल हो जाता है। यूएस लगा देता है इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ और चाइना के ऊपर लगाता है 30%। वो भी पॉज पे ही चल रहा है, एंड उसका एक बहुत क्लियर रीजन है। चाइना के पास है बहुत सारे बार्गेनिंग चिप्स। अगर मेजरली बात करें तो चाइना के पास है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसका सब्स्टिट्यूट अमेरिका के पास अभी तक तो है नहीं, बिकॉज इसके बहुत सारे रीजन है। मेजर रीजन ये है कि इवन दो आपके पास रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स हो, वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिससे आप माइन कर सकते हो उन पर्टिकुलर मिनरल्स को, एंड टेक्नोलॉजी टू रिफाइन, वो सबसे अच्छी चाइना के पास ही है। इसलिए यूएस की काफी डिपेंडेंसी है ऑन चाइना। मतलब आप बताओ, वो अपने F-35 भी नहीं बना पाएंगे अगर वहां से रेयर अर्थ मैग्नेट्स आते हैं। अगर वो नहीं आ रहे चाइना से, तो उनके F-35 भी नहीं उड़ान भर पाएंगे। एंड अगर आईफोन की बात कर ही रहे हैं तो आईफोन भी प्राइमरीली चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। अब टैरिफ्स लगने के बाद इंडिया में काफी हद तक पूरी गेम ही चेंज हो गई है, बिकॉज इंडिया का जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट था वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पर अब वो लगा है हमको बुली करने में। तो इसका मतलब इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे क्लोज एलाइज बचते नहीं है। बेसिकली इंडिया की हो गई काफी हालत टाइट, क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा सामान बेचता था वो उससे रूठ गया है। ठीक है, अब इंडियन कंपनीज कहां जाएं? अब हमको और एलाइज चाहिए। ऑलरेडी रशिया तो हमारे साथ एलाय था ही था सिंस द वेरी बिगिनिंग। चाइना हमारे साथ एलाइड
टू अ सर्टेन एक्सटेंट है बिकॉज हम ब्रिक्स में, बट अगर रियलिटी देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में तो बहुत सारे लोग आई वुड से चाइना फोबिया से भी सफर करते हैं। बट जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग इंडिया को हमेशा एक काउंटर बैलेंस की तरह देखा जाता था अगेंस्ट चाइना, पर वो ऐसा केस है ही नहीं आज के डेट में। सबसे पहले तो डिफेंस के मामले में बात कर लें, यूएस हमेशा देखता था कि हाँ इंडिया इज वन ऑफ द बिगर पावर्स इन द रीजन, बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा ओपिनियन ये है वो ओपिनियन काफी हद तक घट चुका है। इनफैक्ट उसका एविडेंस तो आपके सामने ही है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो 2 बार जा चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेंटली, और एक बार तो ट्रंप के साथ लंच भी कर चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए थे मिलने तो ट्रंप बाहर भी नहीं आए थे उन्हें रिसीव करने। इंडिया एक और अलायंस का पार्ट है जिसको कहते हैं क्वाड। इसमें है बेसिकली इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये पर्टिकुलर अलायंस भी बनाई गई है चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए। पर इस पर्टिकुलर अलायंस ने भी जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था इन आवर फेवर। उन्होंने बस एक जनरल स्टेटमेंट दी थी कि हाँ हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान को कंडेम करते हुए कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। इसके अलावा चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम भी बना रहा है जिसपे हमने ऑब्जेक्शन रेस किया है कि भाई अगर आप करोगे तो यहाँ पे वाटर फ्लो कम होने लगेगा, बट वो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो खुद ही आके स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई चाइना तो हमसे बड़ी इकोनॉमी है, हम तो स्मॉलर इकोनॉमी है, तो हम उनसे पंगा कैसे मोड़ लें। ये मैंने जो लास्ट वाला पार्ट है ये पैराफ्रेज। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हमको डिच मार दिया बिग टाइम, जो कि हमारी गोदी मीडिया भी कितना रो रही है कि हाँ एक्चुअली में डिच मार ही दिया है, हमारे पास बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं नहीं टू प्ले पोस्ट द टैरिफ। इसलिए हमको ब्रिक्स की तरफ देखना पड़ेगा, चाइना की तरफ देखना पड़ेगा कि भाई हमारे जो भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स हैं हम वो तो सॉल्व कर लें। इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में काफी समिट्स भी हुई हैं बिटवीन पीएम मोदी एंड शी जिनपिंग। 2014 में जब शी जिनपिंग आए थे इंडिया तब काफी प्रोमिसेस हुए थे कि ये इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी, कुछ खास हो नहीं पाया। फिर 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे चाइना, जहां पे उन्होंने डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात की, बट आई डोंट बिलीव ऐसा कुछ खास हो पाया। सिर्फ यही हो पाया कि हम चाइना से और गुड्स खरीदते गए। इसके अलावा 2018 में भी एक इनफॉर्मल समिट थी वुहान में, जहां पे अटेम्प्ट किया गया था कि भाई ये जो डोकलाम स्टैंड ऑफ रहा है इसको हम रीसेट करें। फिर 2019 में भी चेन्नई में समिट हुई थी जहां पे फोकस ये था कि भाई हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको हम इंप्रूव करें एंड कल्चरल जो डिप्लोमेसी है उसको भी इंप्रूव करें। फिर 2020 के बाद जब एक गलवान में पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब थोड़ी बहुत भेड़ हुई, उसके बाद से तो एकदम मान लो फ्रीजर में ही चला गया, ठंडे बक्से में ही चला गया रिलेशनशिप। अब आते हैं हम आज के डेट में जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, एंड खास तौर पे जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से उनकी बातचीत होगी, तो मेजरली किस चीज से रिलेटेड होगी? डेफिनेटली बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड होगी। ड्यूरिंग दिस टाइम इवन दो ठंडे बक्से में चला गया रिलेशनशिप, बट हुआ क्या हमारे बीच में ट्रेड के मामले में? ट्रेड के मामले में तो यही हुआ कि हम चाइना से बेसिकली खरीदे जा रहे हैं सामान। ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन हो गया, हम ऐसा कुछ भी नहीं बना पाए जो चाइना को हम बेच सके। इनफैक्ट चाइना से ही हम लेते जा रहे हैं, एंड उसका एक बहुत सिंपल इकोनॉमिक बिजनेस रीजन है, वो ये है कि सबसे सस्ता सामान वहीं से मिलता है, तो जो भी हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स हैं वो वहीं से क्यों नहीं बनवाएंगे सब सामान। एक एग्जांपल ये भी दे दें कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे आपको इंडियन ब्रांड्स दिखते हैं ना, जैसे कि बोट है फॉर एग्जांपल, ये सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है सब चाइना में होती है। ये लोग तो सिर्फ व्हाइट लेबल करके बेचते हैं, हो सकता है अपना डिजाइन कुछ कंट्रीब्यूट कर, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, चाइना आप जाओ तो कुछ भी आपको बनवाना है, कैसा भी, हर चीज उनके पास रहती है, बस आपको बताना है मुझे ऐसा ऐसा चाहिए एंड प्राइस तय करना। एंड ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है कि भाई चाइना में क्वालिटी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, मुझे मत बिलीव करो, एप्पल सीईओ टिम कुक से ही सुनो। There's a confusion about China, and let me at least give you my opinion. The popular conception is that companies come to China because of low labor costs. I'm not sure what part of China they go to, but the truth is China stopped being the low labor cost country many years ago. The reason is because of the skill, the quantity of skill in one location, and the type of skill it is. Like the products we do require really advanced tooling, and the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art. And the tooling skill is very deep here. You know, in the US you could have a meeting of tooling engineers and I'm not sure we could fill the room. In China you could fill multiple football fields. It's that vocational expertise is very deep. Very, very deep here. तो अब हम बात करते हैं आज के डेट में, जब इंडिया चाइना रिलेशनशिप फिर से लगता है कि भाई कुछ आपस में बातचीत चालू है एंड कहीं हम पहुंच सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। हमारा तो हमेशा से ओपिनियन रहा है कि इंडिया नीड्स टू लुक टुवर्ड्स ब्रिक्स, क्योंकि जो यूएस ने किया है ये आगे भी होना ही था। एंड अगेन हमारी बात मत मानो, ये सुन लीजिए प्रोफेसर जेफरी सैक्स क्या कह रहे हैं। Well, I tried to explain to my many friends in India, don't trust the United States. Sorry.
This is a basic point. U.S. politicians don't care at all about India. Please understand this. When I was in India in the spring, I said, don't count on some great trade relationship. What India has hoped for, I believe, is that it would be a good partner of the United States because it would be a way for the U.S. to, I'll put it charitably, reduce its dependence on China and increase supply chains with India. I tried to explain, don't count on that. The U.S. is absolutely uninterested in Indian-based supply chains. जो जेफरी सैक्स का इंटरव्यू है मिंट पे, आप उसको यहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो अब जब मीटिंग होगी इंडिया और चाइना के बीच में, आगे रिलेशनशिप बढ़ेगा, तो व्हाट शुड इंडिया आस्क फॉर? हमें क्या चाहिए चाइना से? सबसे पहले तो भाई टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। चाइना लीडर है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, ब्लॉकचेन ले लो, एआई ले लो, ये पर्टिकुलर वीडियो ही देख लो, देखो वहां पे एआई का एग्जीबिशन होता है एंड लुक एट ऑल ऑफ दीज रोबोट, क्या क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट 2-3 साल में तो उनकी खुद की रोबोट आर्मी बन जाएगी। तो भाई हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए वहां से यहाँ पे, एंड ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेट मी टेल यू, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल ही देख लो, ये बता रहा है कि जो इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड रोड ब्लॉक है वो यही है कि भाई बीजिंग जो बेसिकली जितना भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो अप्रूवल ही नहीं देते उसको। ये आर्टिकल तो ये भी बता रहा है कि जो चाइनीज फर्म्स है उनको रिपोर्टेडली अनऑफिशियल डायरेक्टिव आए हैं कि भाई कोई भी अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा ओवरसीज तो उसकी स्क्रूटनी और ज्यादा होगी, जो भी ट्रांसफर अग्रीमेंट वगैरह होंगे और स्क्रूटनी होगी। तो अगर आप चाइनीज सरकार के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना लेते हो तो अभी तो सिर्फ आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ असेंबली, और कितनी सारी चीजों की हो सकती है, बिकॉज चाइना इज द लीडर। अगर आप इतना ही एग्जांपल ले लो, जो हमारे यहाँ ईवीज हैं जितनी भी बनती हैं, एक भी ईवी इंडिया खुद नहीं बनाता, बैटरीज तो बाहर से ही आती है। महिंद्रा का एग्जांपल ले लो, BYD की बैटरी बन के आती है, यहीं पे बनाओ बैटरी। अगर ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आएगी, वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आएगी जिसको इंडिया की सख्त जरूरत है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही। उसके बाद इंडियन कंपनीज को ये देखना चाहिए कि वो कौन से मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं इनसाइड ऑफ चाइना। हम उन पे रिलायंट है, ये तो अग्रीड है, पर फ्लिप साइड ये भी तो है कि उनका इतना बड़ा मार्केट है हमारे यहाँ पे। तो अगर हमें टेक्नोलॉजी मिल जाती है एंड एट द सेम टाइम हम कुछ ऐसी चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारी कंपनीज वहां पे एक्सपोर्ट कर सकती हैं, तो बहुत ही बढ़िया। चाइना ग्रोइंग मार्केट है, हमने आपको ऑलरेडी एक बार बताया था वीडियो में कि कैसे रशिया और चाइना के बीच में कितना ज्यादा ट्रेड होता है। तो रशिया कितना सारा सामान अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी, वो एक्सपोर्ट करता है टू चाइना। चाइना सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। सुपर कंडक्टर चिप्स जो भी वहां बनती है, क्या हम टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला सकते हैं? अगेन अ बिग इफ, बट अगर ला सकते हैं तो बियॉन्ड इमेजिनेशन जा सकता है इंडिया, बिकॉज चाइना ने भी तो यही किया था। यूएस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया पूरा चाइना में, फिर खुद ही सीख गए कि कैसे करना है एंड खुद उससे और बेटर भी हो गए। एक और चीज जो हमको करने की बहुत जरूरत है, हमने पहले भी मेंशन की है, वो ये है कि हम ब्रिक्स के स्ट्रॉन्गर मेंबर बने। अभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है थोड़ी डामाडोल रहती है क्योंकि हमको यूनाइटेड स्टेट्स को भी सेटिस्फाई करना है, पर यूनाइटेड स्टेट्स ने तो सॉर्ट ऑफ हमला ही बोल दिया हमारे ऊपर। तो अब हम क्या करें? फ्लाइट्स भी रिज्यूम करो भाई, इतना ज्यादा ट्रेड होता है आपस में दोनों देशों में, थोड़े इंप्रूव करो रिलेशंस आपस में, कल्चरल एक्सचेंज भी ज्यादा चालू करो, फ्लाइट्स भी चालू करो। इंडिया को एक और चीज की सख्त जरूरत है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, क्योंकि रिपोर्टेडली पिछले 12 महीने में ऑलमोस्ट 96% गिर चुकी है हमारे देश में FDI, 96%, बिकॉज कितनी सारी कंपनीज तो पलायन ही कर रही हैं, बहुत सारे अमीर लोगों की तरह, गरीब लोगों की तरह भी, सब चाहते हैं कि देश से निकल जाए। ये सही नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज, इंडियन कंपनीज भी अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, हमें सख्त जरूरत है कि FDI आए। इनफैक्ट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रही है कि हाँ, हमको प्रमोट करना चाहिए चाइनीज FDI। नीति आयोग जो इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, उन्होंने भी प्रपोज किया है कि भाई ये जितने भी रूल्स हैं जो आप लगाते हो चाइनीज कंपनी पे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, उसको भी थोड़ा ईज करो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डीले होते हैं एंड लोग ऑफ कोर्स थोड़ा उखड़ेंगे ना कि भाई ज्यादा ब्यूरोक्रेसी अगर रहेगी, जो हमारे देश में वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो चाइनीज कंपनीज के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना लेवल प्लेइंग फील्ड करनी पड़ेगी या परहैप्स ईजियर करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये एक चाइना की भी डिमांड है। तो जो मीटिंग हुई बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसमें कुछ चीजें जो निकल के आई कि भाई ट्रूप्स पुल बैक होंगे, बॉर्डर डीलिमिटेशन होगी एंड बीजिंग ने प्रॉमिस किया है टू एड्रेस रेयर अर्थ नीड, ऐसा सोर्सेस का बताना है। साथ में ये भी कि चाइना ने अग्री कर लिया कि वो शेयर करेंगे इंडिया के साथ इमरजेंसी हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट रिवर्स हैं। दिस इज बेसिकली रिलेटिंग टू द डैम जो चाइना बनाने वाला। साथ में हिंदुस्तान टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि भाई इंडिया को वापस मिलने लगेंगे मच नीडेड सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड टनल बोरिंग मशीन। इसका मतलब क्या हुआ
हुआ कि हम उन पे काफी डिपेंडेंट है इन चीजों पे। साथ ही साथ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने ये रीटरेट किया है कि भाई ताइवान पॉलिसी चेंज नहीं होगी। तो ताइवान पॉलिसी इंडिया की क्या है? ताइवान पॉलिसी इज वन चाइना पॉलिसी, मतलब इंडिया अलग से ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। आई एम अ फर्म बिलीवर कि चाइना या किसी के साथ भी लड़ने से तो फायदा है ही नहीं। आप ये देखो आप क्या बिजनेस कर सकते हो आपस में, अपने पूरे पॉइंट्स रखो, अपना नेगोशिएशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो कि भाई आपके पास भी कुछ कार्ड्स रहें टू प्ले, पर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे देश को, हमारे जो लीडर्स हैं उनको फॉरेन पॉलिसी को और ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। सिर्फ रील्स बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर करने से काम नहीं चलेगा।